मैं यशवंत कुमार सहआचार्य हिंदी राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा स्नातक वाणिज्य प्रथम वर्ष की हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम इस पाठशाला में हिंदी के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। हम पूर्व में पद्य भाग में संकलित काव्य रचना नर हो न निराश करो मन को का अध्ययन कर चुके हैं। हिमालय के आंगन में काव्य रचना आपको ई कंटेंट के रूप में उपलब्ध हो गई थी। आप लोगों ने अध्ययन कर लिया होगा। आज हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। हिमालय के आंगन में काव्य रचना हिंदी के प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी कामायनी आधुनिक हिंदी काव्य की कालजयी कृति है। जयशंकर प्रसाद केवल कवि ही नहीं अपितु हिंदी के महत्वपूर्ण नाटककार और कहानीकार भी हैं। हिंदी साहित्य को उनका अमूल्य योगदान है। उन्होंने आंसू, लहर, झरना जैसी महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं लिखी हैं। साथ ही उनके स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटक अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उनकी आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा जैसी कहानियाँ भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। कंकाल, तितली, इरावती उनके उपन्यास हैं। वे हिंदी के अत्यंत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। उनकी काव्य रचनाओं में छायावाद की सभी प्रवृत्तियां अत्यंत प्रखरता के साथ परिलक्षित होती है। छायावाद की काव्य प्रवृत्तियों में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है राष्ट्र प्रेम। हिमालय के आंगन में काव्य रचना में महाकवि जयशंकर प्रसाद राष्ट्र प्रेम को ही वाणी दे रहे हैं। वे अतीत का गौरवगान करते हुए भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं पर प्रकाश डाल रहे हैं और हमें राष्ट्र से प्रेम करने तथा राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे कहते हैं, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। भारत कहाँ पर है? भारत हिमालय के आंगन में है, सागर से उत्तर में, और हिमालय के दक्षिण में जो भूप्रदेश है वह संसार में भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। हिमालय के आंगन में स्थित जो भारतवर्ष है उसको कवि के अनुसार प्रकृति ने प्रथम किरणों का उपहार दिया है। अर्थात भारत में सूर्योदय बहुत शीघ्र होता है, बहुत जल्दी होता है। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना की एक बड़ी विशेषता उनका मनोहारी प्रकृति चित्रण भी है। और जब हम राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं तो हमको राष्ट्र को समझना होगा। राष्ट्र अर्थात भू, जन और संस्कृति। राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए महाकवि जयशंकर प्रसाद राष्ट्र के भूभाग का मनोहारी चित्रण कर रहे हैं। वे कहते हैं, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय के आंगन में स्थित भारतवर्ष में प्रकृति सबसे पहले सूर्य की किरणें पहुंचाती हैं और सूर्य की किरणों के साथ ही पूरे भारतवर्ष में उषा का आलोक फैल जाता है। उस आलोक का मानवीकरण करते हुए जयशंकर प्रसाद कहते हैं, उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा हंसकर भारतवर्ष का अभिनंदन करती है, सम्मान करती है, संसार में उसका स्वागत करती है और उसे हीरों का हार पहनाती है। हीरों का हार कैसे पहनाती है? वनस्पतियों पर ओस की बूंदें झिलमिलाती हैं। वे झिलमिलाती ओस की बूंदें सूर्य की आभा में हीरों की तरह चमकने दमकने लगती हैं। तो ऐसा लगता है प्रकृति ने भारत को प्रथम किरणों का उपहार दिया। उसके ही उषा रूप ने भारत का अभिनंदन किया और भारत को ओस बिंदुओं के रूप में हीरों का हार पहनाया। अर्थात इन पंक्तियों में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का अत्यंत मनोहारी अंकन
महाकवि जयशंकर प्रसाद कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, हिमालय के आंगन में स्थित भारत को प्रकृति प्रथम किरणों का उपहार देती है। उषा हंसकर भारत का अभिनंदन करती है और ओस बिंदुओं को हीरों में बदलकर भारत को हीरों का हार पहनाती है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। ये जो जागरण है केवल बाहर का जागरण नहीं है, ये जागरण भीतर का भी जागरण है। बाहर प्रकृति में तो सूर्योदय हुआ ही है, पर भारत के अंतस में भी ज्ञान का सूर्य उदय हुआ है। भारत ने शिक्षा और संस्कार का विकास किया है, संस्कृति को मानवीयता के रूप में विकसित किया है। जगे हम लगे जगाने विश्व, भारत प्राकृतिक रूप से भी जागा और साथ ही सांस्कृतिक रूप से भी जागा, और जागने के बाद वो संसार को जगाने लगा, अर्थात संसार में मानवीयता का, संस्कृति का प्रचार प्रसार करने लगा। विश्व जगे हम लगे जगाने विश्व, हम जाग करके, अर्थात हम जो है सुशिक्षित होकर, सुसंस्कृत होकर के संसार में संस्कृति का प्रकाश फैलाने लगे। लोक में फैला फिर आलोक, और इस प्रकार से भारत के द्वारा सारे संसार में संस्कृति का, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों का, मानवीयता का प्रचार प्रसार किया गया। योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। बार की रात भी बीत गई और साथ ही योम तम पुंज, योम आकाश में जो छाया हुआ, तम मन अंधकार का जो समूह था वह भी नष्ट हो गया। मानस के आकाश में छाया हुआ अंधकार भी नष्ट हो गया, बाहर के आकाश में छाया हुआ अंधकार भी नष्ट हो गया। बाहर भी सूर्योदय हुआ। भारत सूर्योदय के देश के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भारत का तो अर्थ ही है जो भा अर्थात आभा, अर्थात जो ज्ञान की साधना में लीन है। योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, और इस प्रकार से संसार में व्याप्त अशिक्षा, अज्ञान, अमानवीयता का जो अंधकार था वह नष्ट हो गया। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, और सारा संसार अशोक हो गया, शोक से मुक्त हो गया, ज्ञान और आनंद से संपन्न हो गया, आनंद और मंगल के पथ पर बढ़ने लगा। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल वाणी ने वीणा ली, निर्मल वाणी अर्थात सरस्वती ने वीणा धारण की, अर्थात भारत में संगीत का, साहित्य का विकास हुआ। कमल कोमल कर में सप्रीत, निर्मल वाणी देवी सरस्वती ने अपने कमल से कोमल हाथों में बड़े प्रेम के साथ वीणा ली और उसका वादन किया, अर्थात भारत में शिक्षा का, साहित्य का, संस्कृति का, संगीत का विकास हुआ, और यहाँ से वे संसार में दूर दूर तक फैला। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। संगीत में 7 स्वर महत्वपूर्ण हैं। वे सप्त स्वर सप्त सिंधु में, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है, जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, जहाँ पर वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, वहाँ पर ही इन सप्त स्वरों का विकास हुआ, और इन सप्त स्वरों के द्वारा निर्मित साम संगीत अत्यंत मधुर होकर संसार में फैलता चला गया, अर्थात सामवेद की रचना हुई और सामवेद का मधुर संगीत संसार में व्याप्त हो गया। बचाकर बीज रूप से सृष्टि, नाव पर झेल प्रलय का शीत, अरुण केतन लेकर निज हाथ, वरुण पथ में हम बड़े अबीत। बचाकर बीज रूप से सृष्टि, हमारी परंपरा कहती है कि सृष्टि में प्रलय हुआ है, और जब प्रलय हुआ तो मनु जो भारतवर्ष के थे उन्होंने जो है बीज रूप में सृष्टि की रक्षा की। नाव पर झेल प्रलय का शीत, प्रलय के समय सारे आकाश में बादल छाए हुए थे, समुद्र उमड़कर ऊपर की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। अपनी कालजयी कृति कामायनी में प्रलय का चित्र का अंकन महाकवि जयशंकर प्रसाद इस प्रकार से करते हैं। वह कहते हैं, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर था हिम नीचे था जल, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। अर्थात प्रलय के समय चारों ओर दूर दूर तक जल ही जल फैला हुआ था। उस समय मनुष्यों के आदि पुरुष मनु ने बीज रूप में
सृष्टि की रक्षा की और उन्होंने नाव पर बैठकर प्रलय के समय जो भीषण शीत थी उस शीत को सहन किया। अरुण के तन लेकर निज हाथ वरुण पथ में हम बड़े अबीत। और इस प्रकार से सृष्टि की रक्षा करने के बाद हमने सृष्टि का संसार का विकास किया। अरुण केतन लेकर निज हाथ हम लोग केसरिया ध्वज लेकर भारत की संस्कृति का परिचायक ध्वज लेकर अपने हाथ में लेकर वरुण पथ में हम बड़े अबीत बिना भय भीत हुए बिना डरे हम समुद्र के रास्तों से संसार भर में बढ़ते चले गए। अर्थात हमने संसार में अनेक देशों तक अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। पूर्वोत्तर एशिया जिसे कहा जाता है उस एशिया में भारतीय संस्कृति आज भी जीवंत दिखाई देती है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, वियतनाम, कोरिया, लाओस, इन सब देशों में भारतीय संस्कृति के चिन्ह आज भी बड़े ही व्यापक और प्रभावी रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। वह इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वज, हमारे पूर्व पुरुष हमारा सांस्कृतिक चिन्ह केसरिया ध्वज लेकर के वरुण पथ में समुद्र के रास्ते से इन देशों तक पहुँचे और उन्होंने इन देशों को सभ्य बनाया। इन देशों में शिक्षा का, संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, शिल्प और कलाओं का विकास किया। सुना है ददीची का वह त्याग हमारा जातीयता विकास, पुरंदर ने पवी से है लिखा अस्थि युग का मेरा इतिहास। हमने ददीची के त्याग के बारे में सुना है, वह हमारी जातीयता का विकास है कि किस प्रकार से समाज की रक्षा के लिए, समाज के विकास के लिए महर्षि ददीची ने अपने शरीर को जीते जी ही त्याग दिया था और उनकी अस्थियों से संसार को, समाज को क्षति पहुंचाने वाले असुरों का संहार किया गया था। पुरंदर ने पवी से है लिखा अस्थि युग का मेरा इतिहास। आधुनिक युग भी अस्थि युग को मानता है, ऐसा युग जिसमें हड्डियों के हथियार होते थे। उस युग में पुरंदर अर्थात इंद्र ने पवी अर्थात वज्र से अपना इतिहास लिखा है। अस्थि युग में इंद्र के द्वारा अस्थियों, महर्षि ददीची की अस्थियों से निर्मित वज्र के द्वारा इतिहास लिखा गया। अर्थात उनके द्वारा अनेक महान कार्य किए गए। समाज और संसार को क्षति पहुंचाने वाले असुरों को नष्ट किया गया, उन पर विजय प्राप्त की गई। दे रही अभी दिखाई भग्न भग्न रत्नाकर में वरा, धर्म का ले लेकर जो नाम हुआ करती बलि कर दी बंद। दे रही अभी दिखाई भग्न, एक पंक्ति छूट गई है। सिंधु सा विस्तृत और अथा एक निर्वासित का उत्साह, दे रही अभी दिखाई भग्न भग्न रत्नाकर में वहरा। सिंधु सा विस्तृत और अथा एक निर्वासित का उत्साह, जिसको घर से निकाल दिया जाए वह हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, हिम्मत हार देता है, उत्साह खो देता है। परंतु हमारे प्रेरणा पुरुष श्री राम निर्वासित हैं। उनके पिता राजा दशरथ ने उनको राज्य छोड़ने का आदेश दिया, वन में 14 वर्ष तक रहने का आदेश दिया। निर्वासित राजकुमार होकर भी राम ने हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं मानी। पत्नी का अपहरण होने पर भी संपूर्ण समाज को, जनजातियों को संगठित कर उस युग की आसुरी शक्तियों से संघर्ष किया, उन पर विजय प्राप्त की। उन पर ही नहीं, इस विराट सागर पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की। विराट सागर पर उन्होंने सेतु का निर्माण किया, जो आज भी रामेश्वरम में राम सेतु के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी अपने आप में डूबे हुए सागर में, अपने में खोए सागर में वह राह दिखाई पड़ती है। दे रही अभी दिखाई भग्न मग्न रत्नाकर में वह राह। अपने आनंद में डूबे हुए रत्नाकर अर्थात सागर में वह टूटी हुई राह आज भी दिखाई दे रही है और हमको ये याद दिला रही है कि भारत में राजा राम जैसा, राजकुमार राम जैसा, वनवासी राम जैसा एक अद्भुत पुरुष हुआ है, जिसने अपना सब कुछ खोने पर भी अपनी हिम्मत, अपने साहस, अपनी शक्ति और समाज के प्रति अपने प्रेम से संगठन का निर्माण कर